मैं भोपाल बोल रहा हूं। जी हां, मैं वही भोपाल हूं जहां अपनी मां की आन के लिए एक 14 वर्षीय रानी के पुत्र ने जो कारनामा किया उसको आज की पीढ़ी बुला चुकी है। मैं आपको वो कहानी बयान करने आया हूं। मैं मालवा पठार के उपजाऊ मैदान में स्थित हूं तथा बलुआ पत्थर की ढलान के साथ विंध्य पर्वत श्रृंखला के ठीक उत्तर में स्थित हूं। मैं झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता हूं। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी हूं। आप वीडियो देखते देखते ये कमेंट कीजिएगा कि आपको किस विषय पर वीडियो देखना है, किस जगह पर वीडियो देखना है। जिस विषय के कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे हम उसी विषय पर अगला वीडियो बनाएंगे। मैं भारत के बड़े शहरों में शुमार किया जाता हूं, मगर अभी मेरा शहर जैसा दिखाई देता है हमेशा से वैसा बिल्कुल नहीं था। भारत को आजादी मिलने के बाद मैं स्वतंत्र राज्य बना और कुछ ही वर्षों बाद मुझे जिला बना दिया गया और आज आप मेरे जिस रूप को देखते हैं वो एक जिला और शहर दोनों है। मैं भी मध्य प्रदेश की राजधानी भी हूं। आइए जानते हैं मेरे शहर के अब तक के सफर के बारे में। आज मैं आपको मेरे जन्म से लेकर मेरी मौजूदा स्थिति तक संपूर्ण इतिहास की जानकारी दूंगा, साथ ही मौजूद सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी भी दूंगा। मैं आपको आज मेरे संपूर्ण जिले का दर्शन करवाऊंगा, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। यदि संक्षिप्त रूप से बताऊं तो मेरी स्थापना भूपाल शाह सल्लाम ने की थी और मेरा प्राचीन नाम भूपाल था, जो भूपाल शाह राजा के नाम से पड़ा, जिसका अर्थ है भूमि का रक्षक। लेकिन मेरा वर्तमान में प्रचलित नाम भोपाल जो लोकप्रिय भी है, यह नाम भोजपाल या भोज के बांध से लिया जाता है। अब शुरुआत करते हैं मेरे इतिहास की, जिसके लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब भूपाल शाह सल्लाम 6ठी शताब्दी के गोंड राजवंश के राजा थे, जिन्होंने मेरा इस शहर बसाया। कहा जाता है कि 350 ईस्वी में मेरे क्षेत्र की जमीन गोंड राजाओं के अधीन हो गई थी, परंतु तब यहां पर कोई रियासी बस्तियां नहीं थी। 650 ईस्वी के आसपास एक प्रसिद्ध गोंड राजा हुए जिनका नाम था भूपाल शाह। कहते हैं भूपाल शाह प्रजापालक राजा थे और काफी लोकप्रिय भी थे। उन्होंने ही इस जमीन को रेजिडेंशियल एरिया घोषित किया और लोगों को रहने एवं खेती करने के लिए जमीनें आवंटित कर दी। इसके बाद लगभग 1400 साल तक मुझ पर गोंड राजाओं का शासन रहा। मेरे आखिरी गोंड राजा का नाम निजाम शाह था, जिनके सौंदर्य का वर्णन कथाओं में मिलता है। रानी कमलापति इन्हीं की पत्नी थी और मेरे शहर भोपाल की आखिरी रानी भी यही थी। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मेरी स्थापना के समय मेरे राज्य की राजधानी धार थी। धार वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है। मेरा शुरू में नाम भोजपाल था। परमार राजाओं के अस्त के बाद यह शहर कई बार लूट का शिकार हुआ, मगर आज का जो मेरा शहर आपके सामने है उसकी स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। अफगानों का सरदार मोहम्मद शाह था, जो पैसे लेकर किसी भी तरफ से युद्ध लड़ा करता था। लोक मान्यताओं के अनुसार बाड़ी किले के जमींदार का बेटा चैन सिंह था। वह गिन्नौरगढ़ की गोंड रानी कमलापति की सुंदरता से काफी ज्यादा प्रभावित था, उसकी ओर आकर्षित था। अतः चैन सिंह कमलापति को पाना चाहता था। उसने गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह को मार डाला और गिन्नौरगढ़ पर हमला कर दिया। रानी कमलापति ने मोहम्मद शाह को 1 लाख मोहरे देकर चैन सिंह पर हमला करने के लिए कहा। मोहम्मद शाह ने गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया। लेकिन मोहम्मद शाह संपूर्ण मेरी रियासत पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी कमलापति को अपने धर्म में शामिल होने के लिए कहा और विवाह का प्रस्ताव रखा। इस इरादे को देखकर रानी का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह 100 लड़कों के साथ लाल घाटी में युद्ध के लिए चला गया। घमासान युद्ध होने के पश्चात नवल शाह मारा गया। इस स्थान पर इतना खून बहा किया कि जमीन लाल हो गई, जिससे उस स्थान का नाम लाल घाटी पड़ गया। रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति को देखते हुए अपनी आबरू को बचाने के लिए छोटे तालाब में महल की समस्त धन दौलत तालाब में गाड़कर जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद शाह जब तक अपनी सेना लेकर रानी के महल पहुंचा तब उसे सब कुछ खत्म मिला। उसे न रानी मिली न धन दौलत। इस प्रकार रानी कमलापति ने जीते जी किसी भी अधर्मी को मेरी राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया। दोस्त मोहम्मद खान मेरे शहर में अपने साथ इस्लामी सभ्यता लेकर आया था, जिसका प्रभाव उस काल की इमारतों में दिखाई पड़ता है। इसके बाद 1818 में मैं रियासत में बदल गया, जिसकी बागडोर 1819 से लेकर 1926 तक 4 बेगमों ने संभाली। आजादी के पहले मैं हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य था। कुदसिया बेगम मेरे राज्य की सबसे पहली महिला शासक बनी। वो गौहर बेगम के नाम से भी मशहूर थी।
उनके बाद उनकी इकलौती संतान नवाब सिकंदर जहां बेगम शासक बने। सिकंदर जहां बेगम के बाद उनकी पुत्री शाहजहां बेगम ने मुझ रियासत की बागडोर संभाली। अंतिम मुस्लिम शासक पुत्री सुल्तान जहां बेगम थी। इसके बाद 1949 तक मेरी बागडोर हमीदुल्लाह खान ने संभाली। भारत को आजादी मिलने के बाद 1 जून को मेरी रियासत का विलय भारत में हो गया। मुझे राज्य के रूप में भारतीय संघ के एक भाग्य राजसी के रूप में बनाया गया था। बाद में 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भोपाल सी राज्य या मध्य प्रदेश बन गया। मेरे राज्य भोपाल के मध्य प्रदेश बनने के बाद मैं 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आज मैं इसी रूप में पहचाना जाता हूं। अब मेरा शहर ही पूरे मध्य प्रदेश का सरकारी कामकाज चलाता है, क्योंकि मेरे शहर में ही मध्य प्रदेश की विधानसभा है और मुख्यमंत्री निवास स्थान है। अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो मेरे इतिहास में एक काला दिन साबित हुई। दिसंबर 1984 मैं सबसे खराब स्थिति में था। इतिहास में औद्योगिक दुर्घटना जब लगभग 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट एक कीटनाशक संयंत्र से बच गया, जिसका स्वामित्व अमेरिकी फर्म की भारतीय सहायक कंपनी के पास है, थायूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। गैस संयंत्र के आसपास घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई, जिससे हजारों लोगों की तुरंत मौत हो गई और दहशत फैल गई, क्योंकि हजारों अन्य लोगों ने शहर से भागने का प्रयास किया। अंतिम मरने वालों की संख्या 15,000 से 20,000 के बीच होने का अनुमान लगाया गया था और लगभग आधे मिलियन जीवित बचे लोगों को जहरीली गैस के संपर्क के परिणाम स्वरूप श्वसन समस्याओं, आंखों में जलन या अंधापन और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ा। दुर्घटना से उत्पन्न मिट्टी और पानी के प्रदूषण को क्षेत्र के निवासियों की पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था। बाद में जांच से पता चला कि कर्मचारियों की कमी वाले संयंत्र में घटिया परिचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं के कारण तबाही मची थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसा दिन मुझे तो क्या, मेरे अन्य शहरी दोस्तों को भी कभी देखने को न मिले। ऐसा दिन किसी शहर को न मिले। अब मैं आपको मेरी जनसंख्या, साक्षरता एवं क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। मेरी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे जिले की शहर की आबादी 17,98,218 है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में अब मेरी आबादी 24 लाख से ज्यादा है और साक्षरता दर 80.37% है। मेरा क्षेत्रफल 2,772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरे जिले का जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं मेरे अंदर बोली जाने वाली भाषा की। मेरे शहर के अंदर मुख्य तौर पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें हिंदी राज्य की राजभाषा है। मुझ में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू बोलने वालों की भी संख्या कम नहीं है। मेरे अंदर बहने वाली प्रमुख नदियां, मुझसे होकर बेतवा नदी बहती है। मुझसे निकलकर यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश में 216 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बहती है, जबकि इसका 261 किलोमीटर का बहाव यूपी में है। बेतवा की कुल लंबाई 575 किलोमीटर है। हलाली, बाह, सागर, जमनी और बीना जैसी छोटी नदियां बेतवा की सहायक नदियां हैं। अब आपको लेकर चलता हूं मेरे धार्मिक स्थलों की ओर। मेरे यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, भोजेश्वर मंदिर, गुफा मंदिर, खटलापुरा प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसके अलावा मुझ में मोती मस्जिद और जामा मस्जिद जैसी अन्य कई बड़ी मस्जिदें भी हैं। अब बात करते हैं मेरे शहर के तालाब की। मुझ में स्थित बड़ा तालाब और छोटा तालाब बेहद लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध तालाब के साथ साथ पर्यटकों के बीच पर्यटन स्थल भी बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा तो ये आप सभी जानते ही हैं, मेरा शहर स्वच्छता के मामले में सबसे आगे रहता है। भोपाल शहर में शौर्य स्मारक, भारत भवन, भीमबेटका, शहीद भवन जैसी जगह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर आप भी लेक ऑफ सिटी भोपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यहाँ के खूबसूरत और लोकप्रिय जगहों के बारे में अवश्य जान लें। भोजताल भोपाल में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ऊपरी झील, जिसे स्थानीय रूप से भोजताल या बड़ा तालाब कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। माना जाता है इस झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इस झील के आसपास कमला पार्क नाम का एक बहुत बड़ा पार्क है, जो इसकी शोभा को और बढ़ा देता है। झील और इस खूबसूरत पार्क को देखने के लिए सैलानी जरूर यहाँ आते हैं।
इस झील में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। अब आपको लेकर चलता हूँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मेरे अपरिहार्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ विदेशी फूलों की प्रजातियों के अलावा ब्लैक बक, चीतल, सांबर, ब्लू बुल, शाही, जंगली सुअर और लक्कड़ भग्गा जैसे जीव जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का घर भी है। ये जगह एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए एकदम सटीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को मांसाहारी और शाकाहारी 2 भागों में बांट दिया गया है। शाकाहारी जानवरों के क्षेत्र में लोगों को घूमने की अनुमति है। यहाँ आप मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक घूमने जा सकते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति फीस 15 रुपए है और विदेशियों के लिए 200 रुपए। अब आपको लेकर चलता हूँ मेरे विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप की ओर। संभवतः पूरे भारत में घूमने के लिए सबसे अपराजय स्थानों में से एक सांची स्तूप की भव्यता आज तक बेजोड़ है। माना जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई ये इमारत मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाई गई थी और यह देश के सबसे उल्लेखनीय बौद्ध स्मारकों में से एक है। मौर्य राजा ने बौद्ध धर्म की पहुंच को फैलाने के लिए पूरे देश में भगवान बुद्ध के नश्वर अवशेषों को पुनर्निर्माण करने का कार्य किया। स्तूप के विशाल गुंबद में एक केंद्रीय तिजोरी है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। सांची स्तूप रोजाना सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। यहां जाने की एंट्री फीस 10 रुपए है और विदेशियों के लिए 250 रुपए है। अब आगे बढ़ते हैं भीमबेटका गुफाओं की ओर। मुझसे लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ऐसा माना जाता है ये गुफाएं 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। माना जाता है यह स्थान महाभारत के भीम के चरित्र से संबंध रखता है, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। गुफाओं के भीतर सुंदर रूप से गढ़ी हुई चट्टानों की संरचनाओं के कारण जो घने हरे भरे वनस्पतियों और लकड़ियों से घिरे हुए हैं, एक सुंदर अनुभव कराती हैं। मेरे शहर में घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक भीमबेटका गुफाएं वास्तव में अपने आप में कला का एक सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं, एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती हैं। पर्यटक यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच घूमने आ जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 10 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपए है। इसके अलावा मुझ में इस्लामी वास्तुकला की प्रबलता के बीच एशिया और पश्चिमी स्थापत्य कला की एक सुंदर विसंगति। शौकत महल पर्यटकों द्वारा भोपाल में सबसे अधिक बार देखे जाने वाला स्थान है। प्रसिद्ध चौक क्षेत्र के प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाते हुए सिकंदर बेगम के शासनकाल में बनाई गई इमारत पुनर्जागरण और गाथिक शैलियों का एक अनूठा मिश्रण भी प्रस्तुत करती है। साथ ही जटिल नक्काशी के साथ इस संरचना में 4 चांद लगा देते हैं। शौकत महल को भव्य सदर मंजिल से ऊंचा बनाया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है यह राजाओं के युग में सार्वजनिक दर्शकों के हाल के रूप में कार्य करता था। अब आपको लेकर चलता हूं मोती मस्जिद की ओर। देश की सबसे दिलचस्प मस्जिदों में से एक मोती मस्जिद, जिसका निर्माण 1862 में अपने समय की सबसे प्रगतिशील और स्वतंत्र सोच वाली महिला सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। सुंदर शुद्ध सफेद संगमरमर से तैयार की गई मस्जिद की वास्तुकला दिल्ली में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के समान ही है। स्मारक के चमकदार सफेद हिस्से ने इसे पर्ल मस्जिद नाम दिया है, जिसमें एक भव्य आंगन है जहां की खिड़की से आप शहर के सुंदर नजारे देख सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए मोती मस्जिद सबसे सुंदर जगह है। अब आपको लेकर चलता हूं बिड़ला संग्रहालय की ओर। मुझ में घूमने के लिए सबसे मंत्रमुग्ध करने वाली जगहों में से एक प्रसिद्ध बिड़ला संग्रहालय शानदार बिड़ला मंदिर परिसर का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र मंदिर और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। अरेरा हिल्स में स्थित ये भव्य संग्रहालय से आप शहर का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। यहाँ की फीस मात्र 5 रुपए और विदेशियों के लिए 50 रुपए है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ ट्राइबल म्यूजियम। मुझ में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक यह म्यूजियम अत्यंत सुनियोजित है। यहाँ आप आदिवासी संस्कृति देख सकते हैं। आदिवासी जीवन की कुछ मूल बातें सीखने के लिए प्रवेश द्वार पर एक ब्रोशर भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस म्यूजियम में मौजूद चित्रों और वास्तुकला को आसानी से समझ सकते हैं।
परिसर को सावधानी से 6 गैलरीज में विभाजित किया गया है, जो जनजातीय संस्कृति, जीवन, कला और पौराणिक कथाओं को समर्पित है। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं या पौराणिक कथाओं के शौकीन हैं तो यह जगह आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे शहर में उच्च शिक्षा के लिए कई विश्वविद्यालय हैं, जहां हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मुझ में मुख्य तौर पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, एम्स भोपाल, गांधी मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय मौजूद हैं। इसके अलावा मुझ में कई अच्छे स्कूल भी हैं। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो मुझ में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां से देश के मुख्य शहरों के लिए फ्लाइट सुविधा मौजूद है। मेरे रेलवे स्टेशन से देश के कोने कोने तक ट्रेनों की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। मेरे शहर में रेलवे का नेटवर्क सबसे अच्छा है। इसके अलावा मेरे शहर में राज्य सरकार द्वारा संचालित बस अड्डा है। बस अड्डे से देश के मुख्य शहरों तक बस सुविधाएं मौजूद हैं। मैं सड़क द्वारा सांची से 66.7 किलोमीटर, इंदौर से 194 किलोमीटर, उज्जैन से 197 किलोमीटर, झांसी से 358 किलोमीटर, खजुराहो से 384 किलोमीटर, ग्वालियर से 402 किलोमीटर और दिल्ली से 713 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। दोस्तों, आज आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है। मैं भोपाल। आशा करता हूं कि मेरी आत्मकथा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ओर से कोई जानकारी बताना बाकी रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।